नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 15 फरवरी 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे कि अभी देखा जा रहा है कि किसानों के द्वारा लगातार जो है विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो इसके क्या कारण है, हर एक चीज को हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो ये जो आर्टिकल है, खेती पर सहमति, सरकार और धरने पर बैठे किसानों के बीच में लगातार वार्तालाप हो रही है। इसमें कुछ मुख्य मुद्दे हैं। एमएसपी को गारंटीकृत करने के लिए कर्ज माफी और कृषि के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले जितने भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, उसको रद्द करने की मांग की जा रही है। और किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम लगभग 5,000 रुपए की पेंशन की मांग की जा रही है। ठीक है, इसमें किसानों के द्वारा लगभग 12 सूत्रीय मांग किए गए हैं। तो हर एक मांग को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। और ये जो किसानों के द्वारा लगातार जो है स्वामीनाथन समिति के द्वारा जो रिकमेंडेशन किया गया था एमएसपी के लिए, उसको लागू करने की बात की जा रही है किसानों के द्वारा। तो क्या होता है स्वामीनाथन समिति का जो रिकमेंडेशन है एमएसपी के लिए, तो हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है एक ऐसी मांग जो लैंगिक समानता में बाधा डाल सकती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कहा जा रहा है महिलाओं के लिए कि वुमेन्स अगर मेल के तुलना में अगर बराबर भी पढ़े लिखे हैं, अगर बराबर भी अनुभव रहता है, फिर भी उन्हें जो है वेतन बराबर नहीं मिल पाता है, वेतन कम मिलता है। तो इसका मुख्य कारण जो है, यहाँ पे महिलाओं की मंथली मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात की जा रही है। जो पीरियड का समय होता है, उस समय महिलाएं जो है लगातार मांग करती है छुट्टी की। ठीक है, इसमें वैश्विक परिप्रेक्ष्य भी हम लोग देखेंगे कि वैश्विक स्तर पे WEF का रिपोर्ट क्या कहता है। ठीक है, और यहाँ पे एक और बात कहा जा रहा है कि अगर महिलाओं को एमसी के लिए, पीरियड्स के लिए छुट्टी दे दी जाती है, फिर भी बहुत सी समस्याएं झेलनी पड़ती है महिलाओं को। ठीक है, जैसे में समाज उसे जान जाती है कि अभी उसका मासिक धर्म चल रहा है, ठीक है, तो वो अशुद्ध है। यहाँ पे अशुद्धि पे लगातार बात की जा रही है। तो उसके सहयोग के लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। और जापान के परिप्रेक्ष्य को देखेंगे, जहां पे जो महिलाएं होती है वो पुरुषों की तुलना में ज्यादा शिक्षित होती है, फिर भी उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है और वो श्रम के क्षेत्र में बहुत कम योगदान कर पाती है। तो इसके क्या कारण है, इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल जो है कि विदेशों में पढ़ाई के लिए छोटे शहरों से अधिक लोग आते हैं। यहाँ पे टीयर सिटी की बात की जा रही है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में लगभग 1 लाख पॉपुलेशन होती है, वहां पे सारी सुविधाएं होती है, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हो गया। ठीक है, जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया। तो ये सारे सिटीज जो आते हैं टीयर 1 में आते हैं। उसके बाद टीयर 2 में जैसे कि जयपुर हो गया, पुणे हो गया, ठीक है, ये सब टीयर 2 सिटीज में आते हैं। उसी तरह से टीयर 3 सिटीज है। तो कहा जाता है इस आर्टिकल में कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट जो होते हैं, जो अब्रॉड में पढ़ने की इच्छा रखते हैं, वो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज से आते हैं। ठीक है, तो इसकी क्या क्या बाधाएं हैं, यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं, इसको भी हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे। और ये जो खेती संबंधी जो अभी लगातार जो विरोध चल रहा है, तो एमएसपी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, किसके रिकमेंडेशन पे चलाया जाता है, और कितने फसलें हैं जिसके लिए भारत में अभी भी एमएसपी लागू किया गया है। तो लगभग 22 फसल हैं जिसपे अभी एमएसपी दिए जाते हैं। तो इसके समय 2 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और 5 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो सबसे पहला आर्टिकल है जिसमें लगातार जो है किसानों के द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण मांगे की गई है, उसको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। जैसे प्रदर्शनकारी जो हैं फसलों के लिए कानूनी रूप से गारंटीकृत, यहाँ पे क्लियर कहा जा रहा है कि एमएसपी की जो गारंटी दी गई है उसी की मांग कर रहे हैं किसान। उसके बाद कर्ज माफी, कृषि क्षेत्र को प्रभावित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को रद्द करने, और किसानों और कृषि संबंधी जितने भी श्रमिक होते हैं उनको लगभग 5,000 रुपए की पेंशन की मांग की गई है। तो इनमें से कुछ मांग जो है 2021 में जब प्रदर्शन हुआ था तो उस समय पूरे किए गए थे, परंतु यहाँ पे जो उस समय सबसे मुख्य मुद्दा था, ये जो 3 कानून लागू किए गए थे, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020, दूसरा जो कानून था कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020, और तीसरा जो कानून था आवश्यक वस्तुएं और संशोधन अधिनियम 2020। इन तीनों को जो है वो सरकार के द्वारा वापस ले लिया गया। इसी कारण जो है 2021-22 का जो किसानों का विरोध था वो शांत हुआ।
ठीक है। तो ये वर्तमान समय में 12 सूत्री मांग की गई है किसानों के द्वारा, ठीक है। तो उन चीजों को हम लोग देख लेंगे। जैसे महत्वपूर्ण मांगों की यहाँ पे बात की गई, जैसे एमएसपी को सरकारी गारंटी के दायरे में लाने की मांग की जा रही है किसानों के द्वारा, ठीक है। किसान जो है वो सरकार से क्या चाहते हैं, इसके 5 बिंदु यहाँ पे दिए गए हैं। आगे हम लोग पूरा का पूरा 12 डिस्कस कर लेंगे। तो दूसरा पॉइंट जो है वो फसल लागत का कम से कम 50% मुनाफा दिया जाए। तीसरा जो है वो 58% से अधिक उम्र के किसानों को लगभग 10,000 रुपए पेंशन दिए जाए। उसके बाद चौथा जो मांग है, किसानों और मजदूरों को कर्ज मुक्त करने की दिशा में पहल उठाए जाए। उसके बाद पांचवा जो मांग है, कृषि क्षेत्र को प्रदूषण के दायरे से बाहर लाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो 12 सूत्री मांग किए गए हैं, उसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 26 किसान संगठन 12 फरवरी को चंडीगढ़ में एकत्र हुए, ठीक है। और यह भी बात की जा रही है कि कोई अगर नहीं निष्कर्ष निकला, अगर सरकार हमारे मांगों को पूरा नहीं करती है, तो उसी के लिए जो किसान हैं वो दिल्ली की ओर कूच करेंगे और दिल्ली में जाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। और 16 फरवरी को भारत बंद करने का भी ऐलान किया गया है। तो देख लेते हैं जो 12 सूत्री मांग किए गए हैं, उसमें मुख्य मांग सभी फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी के लिए एक कानून और एमएस स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट के मुताबिक फसल की कीमतों का निर्धारण करना है, ठीक है। तो इसी तरह के मांग किए गए हैं। जैसे पहला जो है वो किसानों और श्रमिकों की पूर्ण ऋण माफी। दूसरा जो है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का कार्यान्वयन, जिसमें अधिग्रहण से पहले किसानों से लिखित सहमति और कलेक्टर रेट से 4 गुना मुनाफा देने का प्रावधान है। तीसरा जो मांग किया गया है, अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी हत्याकांड के अपराधियों को सजा से सम्मानित मांग किया गया है। उसके बाद चौथा जो है वो हिंदुस्तान को विश्व व्यापार संगठन WTO से हटा दिया जाए और सभी मुफ्त व्यापार समझौते पर रोक लगा देनी चाहिए, ठीक है। पांचवा जो है वो किसानों और खेतीहर श्रमिकों के लिए पेंशन सुनिश्चित किए जाए। छठा जो है दिल्ली विरोध प्रदर्शन के दौरान मरने वाले किसानों के लिए, जो 21-22 में जो विरोध प्रदर्शन हुए थे, उसमें जितने भी किसान मारे गए थे, उनके परिवारों के एक सदस्यों को नौकरी दिया जाए, ठीक है। और सातवां जो है वो बिजली संशोधन विधेयक 2020 को हटा दिया जाए। उसके बाद आठवां जो है मनरेगा के अनुसार प्रति वर्ष जो है लगभग 200 दिनों का रोजगार और 700 रुपए की दैनिक मजदूरी और योजना को खेती के साथ जोड़ा जाना चाहिए। नौवां जो है नकली बीज, कीटनाशक, उर्वरक वाले कंपनियों पर कठोर दंड और जुर्माना लगाया जाए, जिससे कि बीज की गुणवत्ता में सुधार हो सके। उसके बाद 10वां जो है मिर्च और हल्दी जैसे मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाने की मांग की गई है। 11वां जो है जल, जंगल और जमीन पर मूलवासियों का अधिकार सुनिश्चित किया जाए। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण मांग किए गए हैं जो किसानों के द्वारा सरकार के समक्ष, ठीक है। तो अब हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है एमएसपी को जानना, ठीक है, क्योंकि इसी सवाल बनेगा। तो एमएसपी वह गारंटीकृत राशि है जो किसानों को तब दी जाती है जब सरकार उनकी उपज को खरीदती है, ठीक है। एमएसपी को याद रखिएगा, एमएसपी मतलब कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो एमएसपी जो है वो कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर आधारित होता है, उसी को कहा जाता है CACP, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि CACP के रिकमेंडेशन से ही एमएसपी लाया जाता है, जो उत्पादन लागत, मांग और आपूर्ति, बाजार मूल्य रुझान, अंतर, फसल मूल्य समानता आदि जैसे विभिन्न कारकों पर विचार की जाती है। तो CASP जो होता है वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के एक संलग्न कार्यालय है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो CACP है वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है और इसकी अस्तित्व में जब आई थी 1965 में CACP जो है वो अस्तित्व में आया था। तो भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति जो है वो एमएसपी के स्तर पर अंतिम निर्णय अनुमोदित करती है। तो ये ध्यान दे सकते हैं कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति जो होती है वो एमएसपी के स्तर पर अंतिम निर्णय लेती है। तो एमएसपी का जो मुख्य उद्देश्य है वो उत्पादक जो कृषक होते हैं उनको उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना, ठीक है। अब देख लेते हैं एमएसपी के तहत कौन कौन से फसल आते हैं। ये जो है वो 22 फसल दिए गए हैं जिसके लिए वर्तमान में भारत सरकार जो है एमएसपी निर्धारित करती है, जैसे कि पैडी मतलब धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, ठीक है, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, सोयाबीन, सीसम, निगर सीड, व्हीट, वार्ली, ग्राम, मसूर, ठीक है, मस्टर्ड, सफ्लावर, तोरई,
ठीक है। तो ये सारी चीजों पे सरकार के द्वारा भी वर्तमान में एमएसपी निर्धारित किया गया है। तो सीएससीपी जो है वो 22 अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य की सिफारिश करता है। तो अनिवार्य फसलों में खरीफ सीजन की 14 फसलें, ये ध्यान रखिएगा, खरीफ सीजन की 14 फसलें, 6 रबी फसलें और 2 अन्य वाणिज्यिक, ठीक है, वाणिज्यिक फसलें शामिल है। तो उत्पादन लागत 3 प्रकार के होते हैं, इसी का लगातार चर्चा किया जा रहा है। सीएससीपी जो है वो प्रत्येक फसल के लिए राज्य और अखिल भारतीय औसत स्तर पर 3 प्रकार की उत्पादन लागत का अनुमान करता है, जिसको A2 कहा जाता है, A2 प्लस FL कहा जाता है और C2 कहा जाता है। तो A2 क्या होता है, इसमें किसान द्वारा बीज, उर्वरक, कीटनाशक, किराए पर लिए गए श्रम, पट्टे पर ली गई भूमि, ईंधन, सिंचाई आदि पर नगद और वस्तु के रूप में सीधे तौर पर की गई जितने भी भुगतान होते हैं सारे लागत शामिल होते हैं। और A2 प्लस FL क्या होता है, तो इसमें A2 प्लस, A2 तो ये हो गया, इसके जितने भी लागत लगे इसको हो गया, और जितने भी अवैतनिक पारिवारिक श्रम है, ठीक है, उसका भी अनुमानित लागत शामिल हो जाता है, तो उसी को कहा जाता है A2 प्लस FL। अब C2 के बारे में जान लेते हैं। तो C2 होता है, यह एक अधिक व्यापक लागत है जो A2 प्लस FL के शीर्ष पर स्वामित्व वाली भूमि और अचल पूंजी संपत्तियों के किराए और ब्याज को ध्यान में रखती है। तो क्लियर हो गया, A2 प्लस FL और C2, ठीक है। तो एमएसपी की सिफारिश करते समय सीएससीपी A2 प्लस FL प्लस C2 दोनों लागतों पर विचार करता है। तो सीएससीपी रिटर्न के लिए केवल A2 प्लस FL लागत की गणना करता है, ठीक है, इसी की यहाँ पे मांग की जा रही है। हालांकि C2 जो है, जो ब्याज लगते हैं, जो किराए लगते हैं भूमि का, उसकी बात की जा रही है। हालांकि C2 लागत का उपयोग सीएससीपी द्वारा मुख्य रूप से बेंचमार्क संदर्भ लागत, अवसर लागत के रूप में किया जाता है, और यह देखने के लिए कि क्या उनके द्वारा अनुशंसित एमएसपी कम से कम कुछ प्रमुख उत्पादक राज्यों में इन लागतों को कवर करते हैं, ठीक है, इसी को देखने के लिए C2 का उपयोग किया जाता है। क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण चीजें, जैसे एमएसपी व्यवस्था तय करते समय विभिन्न उत्पादन लागतों पर विचार किया जाता है। तो सीएससीपी रिटर्न के लिए केवल A2 प्लस FL लागत पर विचार करता है। वर्तमान में एमएसपी जो होता है वो A2 प्लस FL लागत से 50% निर्धारित किया जाता है। इसमें A2 को निर्धारित नहीं किया जाता और C2 को निर्धारित नहीं किया जाता, ठीक है। इसी की मांग यहाँ पे लगातार किसानों के द्वारा की जा रही है अभी विरोध प्रदर्शन में। तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि C2 लागत जो होता है उसका उपयोग सीएससीपी द्वारा मुख्य रूप से, जो अभी हम लोगों ने देखा, अवसर लागत के रूप में किया जाता है। उसके बाद एक पॉइंट और कहा जाता है कि राष्ट्रीय किसान आयोग 2004 में, जिसे लोकप्रिय रूप से स्वामीनाथन आयोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ने C2 लागत पर न्यूनतम एमएसपी 50% की सिफारिश की थी, परंतु वर्तमान समय में सरकार के द्वारा A2 प्लस FL के लागत पर ही 50% जो है एमएसपी निर्धारित की गई है। तो हम लोगों ने अभी ही देख लिया है A2 प्लस FL और C2, वही चीजें यहाँ पे भी दी गई है, ठीक है। अब देख लेते हैं एमएसपी की आवश्यकता क्यों है। तो 2014 और 15 के दोहरे सूखे ने किसानों को 2014 के बाद से लगातार जो है वो कमोडिटी की कीमतों में गिरावट से पीड़ित होने के लिए मजबूर हो गए, जब 2014-15 में दोहरे सुखाड़ आए थे, ठीक है। तो नोटबंदी और जीएसटी के दोहरे झटके ने ग्रामीण व्यवस्था को मुख्य रूप से गैर कृषि क्षेत्र को, बल्कि कृषि को भी पंगु बना दिया, ठीक है। इसी में आगे कहा जाता है 2016-17 के बाद, महामारी के बाद अर्थव्यवस्था में मंदी ने यह भी सुनिश्चित कर दिया कि अधिकांश किसानों के लिए स्थिति बहुत ही दयनीय है, ठीक है। डीजल, बिजली, उर्वरकों की लगातार कीमतों की ऊंचाई ने और ज्यादा किसानों को दुखी कर दिया है। तो इसी सब के लिए एमएसपी को निर्धारित रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिले, जिससे कि कृषि संकट और गरीबी को कम करने में किसानों को मदद मिले, और यह उन राज्यों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां कृषि आजीविका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो भारत में एमएसपी से संबंधित चिंताएं क्या क्या है, ठीक है, सारी चीजें हम लोग कवर कर दिए कि अभी का क्या एस्पेक्ट था, अभी जो न्यूज में है उसके क्या मुख्य बातें थी, ठीक है। 12 जो मांग की गई है, 12 सूत्री मांग की गई थी किसानों का, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लिए। उसके बाद एमएसपी की मुख्य मांग है, तो एमएसपी क्या होती है उसको भी हम लोग बेसिक से डिस्कस कर लिए, ठीक है। उसकी आवश्यकता क्या है, अब देख लेते हैं चिंताएं क्या है, ठीक है। तो सीमित प्रसार एमएसपी आधिकारिक तौर पर 23 फसलों के लिए घोषित किया गया है, जिसमें 22 मौसमी फसलें हैं और एक जो है वो गन्ना है, ठीक है।
लेकिन व्यवहार में केवल 2 चावल और गेहूं जो है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बड़े पैमाने पर खरीदे और वितरित किए जाते हैं। ठीक है, सरकार के द्वारा सिर्फ और सिर्फ चावल और गेहूं के लिए एमएसपी पे बढ़ावा दिया जाता है। बाकी फसलों के लिए एमएसपी कार्यान्वयन जो है वो तदर्थ और महत्वहीन है। इसका मतलब यह है कि गैर लक्षित फसलें उगाने वाले अधिकांश किसानों को एमएसपी से लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, और अप्रभावी कार्यान्वयन क्या है? तो शांता कुमार समिति ने अपनी 2015 की रिपोर्ट में खुलासा किया था कि वास्तव में किसानों को एमएसपी का केवल 6% ही प्राप्त होता है। ये पॉइंट कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, कि मात्र जो है अभी वर्तमान समय में किसानों को 6% ही एमएसपी प्राप्त होता है। और ये किस रिपोर्ट में कहा गया है? तो शांता कुमार समिति के 2015 के रिपोर्ट में कहा गया है। तो इससे पता चलता है कि किसानों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लगभग 94% जो है वो एमएसपी से लाभान्वित नहीं होता है। इसका मुख्य कारण है कि किसानों के लिए अपर्याप्त खरीद तंत्र और बाजार तक पहुंच जो है वो बेहतर नहीं है। इसी कारण जो है जो 94% जो किसान हैं वो एमएसपी से वंचित रह जाते हैं। ठीक है, और कुछ चिंता है जैसे तिरछी फसल का प्रभुत्व। चावल और गेहूं के लिए एमएसपी पर ध्यान केंद्रित करने से इन 2 प्रमुख खाद्य पदार्थों के पक्ष में फसल पैटर्न में बदलाव आया है और इन फसलों पर अत्यधिक जोर देने से पारिस्थितिकी, आर्थिक और पोषण संबंधी प्रभाव पड़ रहे हैं। ठीक है, जहां पे एमएसपी लगातार जो है सिर्फ और सिर्फ चावल और गेहूं के लिए ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, तो किसान भी सिर्फ और सिर्फ चावल और गेहूं को उगाने की ओर ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। तो यह बाजार की मांगों के अनुरूप नहीं है। ठीक है, यह फसलों का विविधीकरण के नियम के विरुद्ध है, जिससे कि किसानों के लिए आय की संभावना सीमित हो जाएगी। बिचौलिए पर निर्भरता। एमएसपी आधारित खरीद प्रणाली जो है उसमें अक्सर बिचौलिया, कमीशन एजेंट और कृषि उपज बाजार समितियों के अधिकारी जैसे बिचौलिए शामिल होते हैं। तो विशेष रूप से छोटे किसानों के लिए इन चैनल तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण हो जाता है, जिससे अक्षमताएं पैदा हो जाती है, उनके लिए लाभ कम हो जाता है। ठीक है, तो सरकार पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ता है। तो सरकार जो है वो एमएसपी समर्थित फसलों के बफर स्टॉक की खरीद और रखरखाव में एक महत्वपूर्ण वित्तीय बोझ उठाती है। इससे उन संसाधनों का विचलन हो जाता है जिसने अन्य कृषि या फिर ग्रामीण विकास कार्य के लिए आवंटित किया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा सरकार के द्वारा प्रोत्साहन देता है एमएसपी के लिए गेहूं और चावल के लिए। ठीक है, ये कहीं ना कहीं जो है वो फसलों के विविधीकरण पे प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ठीक है, तो आय का रास्ता क्या सुझाया जा रहा है राइटर के द्वारा? फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए चावल और गेहूं के प्रभुत्व को कम करने के लिए सरकार धीरे धीरे एमएसपी समर्थन के लिए पात्र फसलों की सूची का लगातार विस्तार कर रही है। उसी का परिणाम है कि अभी वर्तमान में 22 फसलों को एमएसपी के अंडर लाया गया है। इससे किसानों को अधिक विकल्प मिलेंगे और बाजार की मांग के अनुरूप फसलों की खेती को बढ़ावा मिलेगा। तो सभी क्षेत्रों में सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान करने के बजाय सरकार उन फसलों के लिए एमएसपी निर्धारित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है जो खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक है और जिनका किसानों की आजीविका पर प्रभाव पड़ता है। तो यह लक्षित दृष्टिकोण जो है वो संसाधन आवंटनों को अनुकूलित करने में भी मदद कर सकता है और यह भी सुनिश्चित करेगा कि खरीद तंत्र में सुधार हो और आधुनिकीकरण करें, किसानों की एमएसपी तक पहुंच सुनिश्चित करें, बाजार तक किसानों की पहुंच सुनिश्चित की जाए। ठीक है, बिचौलियों को हटाया जाए। ठीक है, इसमें अधिक कुशल खरीद प्रणाली बनाना, बिचौलियों को कम करना, खरीद एजेंसियों की पहुंच का विस्तार करना भी शामिल होता है। ठीक है, तो यह था पूरा का पूरा आर्टिकल एमएसपी से संबंधित जो लगातार जो है किसानों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन से संबंधित। ये जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं एमएसपी से रिलेटेड है। ये 2020 के यूपीएससी के पीटी में क्वेश्चन आया था, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है, सभी अनाजों, दालों और तिलहनों के मामले में भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एमएसपी जो है उस पर खरीद असीमित है। ये कहीं से भी सही नहीं है। ठीक है, और दूसरा जो स्टेटमेंट है, अनाज और दालों के मामले में एमएसपी किसी भी राज्य या यूटी में उस स्तर पर तय किया जाता है जहां तक बाजार मूल्य कभी नहीं बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो दूसरा भी स्टेटमेंट गलत ही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मतलब कि न तो एक न तो दो। ठीक है, यहाँ पे कहा जाता है कि खरीद ओपन एंडेड है, यह असीमित नहीं है क्योंकि हमारा जो बफर स्टॉक है वो सीमित है। इसी के लिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट जो है, बाजार मूल्य का न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि बाजार मूल्य का एमएसपी के साथ कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, और यह एमएसपी से नीचे या ऊपर जा सकता है, बाजार में फसल की मांग पर निर्भर करता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये जो है 2023 में यूपीएससी के पीटी में क्वेश्चन आया था। तो पहला स्टेटमेंट है,
भारत सरकार जो है वो नाइजर मतलब कि क्विजोटिया एबिसिनिका बीजों के लिए एमएसपी मूल्य प्रदान करता है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, नाइजर की खेती जो है वो खरीफ फसल के रूप में की जाती है। तीसरा जो स्टेटमेंट है, भारत में कुछ आदिवासी लोग खाना पकाने के लिए नाइजर सीड ऑयल का उपयोग करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो इसमें जो है वो तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, भारत सरकार जो है वो नाइजर मतलब कि गुइजोटिया एबिसिनिका बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करती है। ठीक है, इसलिए पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और एमएसपी वह कीमत है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। ठीक है, और नाइजर की खेती जो है वो खरीफ फसल के रूप में जानी जाती है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। ठीक है, जो मानसून के मौसम में मतलब कि जून से सितंबर के मौसम में बोई जाती है। तो क्लियर है। ठीक है, गर्मी में खरीफ होता है और सर्दी में रबी होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो भारत में कुछ आदिवासी लोग जो हैं वो खाना पकाने के लिए नाइजर सीड ऑयल का उपयोग करते हैं, और नाइजर बीज का तेल जो है वो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, और यह जो है वो विटामिन ई, ये ध्यान रखिएगा, विटामिन ई का भी बहुत ही अच्छा स्रोत है। इसी के लिए कुछ आदिवासी लोग इसको खाने के लिए उपयोग करते हैं नाइजर सीड का। तो तीनों स्टेटमेंट सही हो गया। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है एक ऐसी मांग जो लैंगिक समानता में बाधा डाल सकती है, अ डिमांड दैट कुड हैम्पर जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात की जा रही है। जो महिलाओं को मासिक पीरियड आता है, मासिक धर्म आता है, उसमें जो छुट्टियां दी जाती है वो कहीं ना कहीं उनके समानता में बाधा उत्पन्न करती है। तो इसके बारे में भी राइटर के क्या क्या व्यू हैं, हर एक चीज को विस्तार से पढ़ लेते हैं। तो सबरीमाला मंदिर मुद्दा वह मुद्दा था जिसने हमारी सामूहिक चेतना पर बहुत दिनों तक प्रभाव डाले रहा, और यह समझ से परे था कि मासिक धर्म वाली महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने के लिए अयोग्य माना जाता था। तो मासिक धर्म कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, बल्कि यह एक प्राकृतिक घटना है। यह एक ऐसा मामला था जिसने मासिक धर्म से संबंधित भेदभावपूर्ण प्रथाओं को खत्म करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए चल रहे संघर्ष को भी उजागर किया। तो मासिक धर्म के लिए सवैतनिक छुट्टी की मांग इसे कमजोर करने का काम कर रही है, क्योंकि जापान में जो है वो महिलाओं को छुट्टी तो दी जाती है लेकिन उनको वेतन नहीं दिया जाता है उस छुट्टी का। ठीक है, तो उससे भी ज्यादा उन पे निर्भरता नहीं दिखता है, तो महिलाएं जो है वो सशक्त होती है। ठीक है, यहाँ पे एक समान बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे कि जेंडर इक्वलिटी को बेहतर किया जा सके। तो मासिक धर्म चक्र जो है वो चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यहाँ पे बहुत से मुद्दे हैं। भारत में 2-3 केसेस ऐसे हुए हैं जो स्कूलों में बच्चियां अगर छुट्टी मांगती है कि उसका पीरियड आ रहा है तो उसको चेक भी किया गया है। ठीक है, इसको भी आगे हम लोग देख लेंगे। तो इसी में कहा जाता है कि कुछ के लिए लगभग बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न कर देती है जब मासिक धर्म होता है महिलाओं को। ठीक है, लेकिन संभावित प्रतिकूल प्रभाव पर विचार किए बिना एक लिंग से संबंधित सभी लोगों को सामूहिक रूप से लेबल करना महिलाएं सशक्तिकरण आंदोलन को कमजोर बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी की बात की जा रही है जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए सरकार के द्वारा कोई अच्छे कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो है लैंगिक समानता का जो विचार है वो सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो वैश्विक स्तर पर लिंग समानता के लिए क्या क्या बात की जा रही है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में कहा जाता है कि जेंडर ग्लोबल गैप जो रिपोर्ट है वो घटने के बजाय और बढ़ रहा है। ठीक है, मौजूदा स्थिति में लैंगिक समानता हासिल करने में लगभग दुनिया को 135 वर्ष और लग सकते हैं। यह भी पॉइंट आप राइट डाउन कर सकते हैं। तो विशेष रूप से कार्यबल स्तर पर देखें तो एक महिला एक पुरुष द्वारा अर्जित प्रत्येक डॉलर के लिए 84 सेंट कमाती है। ठीक है, तो $1 जो होता है वो लगभग 0.01 सेंट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी जो होती है वो पुरुषों की तुलना में काफी कम है, और यहां तक कि नेतृत्व की स्थिति में भी बहुत ही कम। जितने भी लीडरशिप के लिए जो पद हैं, जो पोस्ट हैं, वहां पे भी महिलाएं बहुत ही कम संख्या में है। तो यदि सरकार जो है वो मासिक धर्म वाली महिलाओं के लिए विशेष दर्जे की पुष्टि करता है तो यह मासिक धर्म के आसपास के सामाजिक कलंक, ठीक है, यहाँ पे यही बात कहा जाता है कि अगर सरकार इसके लिए कोई विशेष दर्जा देता है कि कोई भी महिला अगर पीरियड के समय छुट्टी लेना चाहती है तो यहाँ पे समाज पे भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कहा जाता है कि जिस महिला का भी मासिक धर्म के आसपास के सामाजिक कलंक को मान्यता देता है, समाज में भी लगातार उसको उत्पीड़ित किया जाता है, और उस देश में पीरियड शेमिंग को भी बढ़ावा देकर जहां बड़ी संख्या में लोग पुरुष और महिलाएं दोनों
जो है मासिक धर्म को, ठीक है, यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि जो भी महिला जो होती है उस समय पीरियड में होती है, उसको पुरुष और महिला दोनों के द्वारा उन्हें अशुद्ध माना जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि उनका ज्यादा हतोत्साहित होती है वो श्रम क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, कार्य करने के लिए, कार्यस्थल पे जाने के लिए, ठीक है। तो इसी का एक मामला जो है जापान का है। जापान जैसे कई देश जो हैं वो इस तरह के पीरियड में छुट्टी प्रदान करते हैं, लेकिन ज्यादातर अवैतनिक। यहाँ पे जापान के द्वारा जो है वो कोई भी वेतन नहीं दिया जाता है जब पीरियड के लिए छुट्टी ली जाती है, और अप्रयुक्त भी होती है। तो महिलाओं का दावा है कि वे यौन उत्पीड़न के डर से इस छुट्टी का लाभ उठाते हैं और प्रसारित करने में अनिच्छुक होती है, ठीक है। और वे अपने मासिक धर्म पर, या आज की जो स्थिति है जापान में, यह नीति जो है वो 7 दशक से भी लागू है, ठीक है। लगभग 70 वर्षों से जापान में पीरियड्स के लिए छुट्टी लागू है। तो डेटा से पता चलता है कि जापान में कार्यबल में मात्र जो है 0.9% महिलाएं जो है वो मासिक धर्म अवकाश के दिनों का लाभ उठाती है, मात्र 0.9%। तो देख सकते हैं कि महिलाएं बहुत कम ही इस छुट्टी का उपयोग करती है। 2019 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रैंकिंग के अनुसार भी पाया गया है कि लैंगिक समानता के मामले में जापान जो है 153 देशों में 121वां स्थान है, ठीक है। जबकि वहां बहुत दिनों से छुट्टी निर्धारित की गई है, महिलाओं का योगदान रहता भी है, फिर भी जो है वो जेंडर इक्वलिटी के इंडेक्स में 121वें स्थान पे है 153 देशों में, और यह जो है 2023 में 125वें स्थान पे खिसक गया, ठीक है, और ज्यादा खिसकता ही जा रहा है। तो यह ध्यान रखना दिलचस्प है, हालांकि जापान में युवा महिलाओं का जो शिक्षा स्तर है वो पुरुषों की तुलना में अधिक है, लेकिन कार्यबल में असमानताएं बढ़ती ही जा रही। जापान में जो महिलाएं हैं उसको रोजगार मिलने की संभावना भी बहुत कम होती है, यहाँ तक कि साथ भी अगर बराबर के अनुभव की है, बराबर का शैक्षणिक योग्यता है, फिर भी जो है वो पुरुषों की तुलना में उन्हें अवसर कम मिलते हैं और उनका वेतन भी कम होता है, ठीक है। तो इसे सुधारने की बात की जा रही है, मेनली जो है इसलिए इन परिदृश्यों को दिखाया जाता है। तो यहाँ पे दुरुपयोग की भी बात की गई है। तो 2020 में गुजरात के कच्छ में भुज के एक संस्थान में 66 छात्राओं को यह जांचने के लिए कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया कि कौन मासिक धर्म से पीड़ित है, ठीक है। उसके बाद एक और मामला है 2017 में मुजफ्फरनगर की एक घटना को दर्शाता है, जहां एक आवासीय विद्यालय में 70 लड़कियों को मासिक धर्म की जांच के लिए कर्मचारियों द्वारा कपड़े उतारे गए। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो जेंडर इक्वलिटी की तरफ जो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, इसको हतोत्साहित करता है, ठीक है। महिलाओं को इस तरह से अपमानित नहीं किया जाता, कहीं ना कहीं ये तो अपमान ही है ना, क्योंकि ये तो है कहीं ना कहीं ये उनका प्राकृतिक विशेषता है, वो प्रकृति में ही है कि उनका जो है वो मासिक धर्म आता है और पुरुषों को नहीं आता है, ठीक है। तो इसी में आय कहा जाता है, लड़कियां जो है इसके लिए लगातार संघर्ष कर रही है कि महिलाओं को जो है वो युद्ध के लिए जितने भी बॉर्डर्स क्षेत्र होते हैं वहां पे भी आय की पंक्ति में खड़ा होने नहीं दिया जाता है। महिलाओं ने युद्ध में अग्रिम पंक्ति में रहने के लिए भी संघर्ष किया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी सरकार से महिलाओं के समान मूल्यांकन को सक्षम करने और उन्हें पुरुषों के समान परीक्षण मानकों से गुजरने का आग्रह किया है। तो जवाब में सरकार का तर्क देख सकते हैं कि सरकार ने तर्क दिया कि महिलाएं जो है वो जमीनी युद्ध भूमिकाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं है, और कॉर्पोरेट संगठनों में महिलाएं अपने पुरुष समकक्षों के बराबर वेतन के लिए संघर्ष करिए, ठीक है। तो देख सकते हैं हर एक क्षेत्र में जो है वो महिलाओं को कमजोर समझा जा रहा है। तो जेंडर इक्वालिटी का जो लक्ष्य है वो कैसे पूरा होगा, ये भी एक एसडीजी गोल भी है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसे पूरा करने के लिए हमें लगातार जो है सामाजिक स्तर पे, शैक्षणिक स्तर पे और वैश्विक स्तर पे विभिन्न उपाय अपनाने की आवश्यकता है, जिससे महिलाओं को सशक्त करने में हमारा योगदान जो है वो सर्वोत्तम हो सके, ठीक है, जिससे महिलाएं ज्यादा से ज्यादा श्रम क्षेत्र में अपना योगदान कर पाए और देश के विकास में भागीदारी बने। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें मेनली जो कहा जा रहा है कि भारत से मैक्सिमम लोग जो हैं वो अब्रॉड जो जाते हैं वो टीयर 2 और टीयर 3, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के जाते हैं। तो पहला जो टीयर होता है वो सबसे ज्यादा जो डेवलप्ड सिटी होते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है, बैंगलोर हो गया, तो ये सारे जो है वो टीयर 1 में है। पुणे हो गया, जयपुर हो गया, ये जो है टीयर 2 में है, ठीक है। तो इसे कैसे मापा जाता है हम लोग सभी चीजों को ध्यान से देख लेंगे। तो विदेशों में पढ़ाई करने के लिए छोटे शहरों से अधिक लोग आते हैं, ठीक है। 25,000 आकांक्षी छात्रों पर एक अखिल भारतीय अध्ययन किया गया और उसी से पता चला है कि विदेश में पढ़ने की इच्छा रखने वाले अधिकांश छात्र जो है वो टीयर 2 और टीयर 3 शहरों से आते हैं। जब विदेश में पढ़ाई की योजना की बात आती है तो हम दक्षिण भारत में
तिरुवनंतपुरम और कोयट्टम, पश्चिम में बड़ोदरा और सूरत, और उत्तर में लखनऊ, और इसी तरह के शहरों से आने वाले छात्रों की बहुत बड़ी संख्या है। ठीक है, तो विदेश में पढ़ाई में रुचि रखने वाले लगभग 25,000 लोगों पे इस तरह का अध्ययन किया गया, जिसमें पाया गया कि लगभग 57% जो इसमें स्टूडेंट्स है वो टीयर 2 और टीयर 3 शहरों से आते हैं, जबकि 42.8% जो स्टूडेंट्स हैं वो टीयर 1 शहरों से आते हैं। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे बड़े सिटीज से। तो विदेश में अध्ययन करने में रुचि व्यक्त करने वाले लगभग 56% जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना करिकुलम पूरा किए हैं स्टेट बोर्ड से, राज्य के बोर्ड से। इसके बाद सीबीएसई से मात्र जो है 32% स्टूडेंट अपना करिकुलम पूरा किए हैं, और आईसीएसई से 12%। ठीक है, ये देख सकते हैं टीयर्स का कैसे कैसे मूल्यांकन किया जाता है। डिटेल्स ऑफ टीयर वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। तो टीयर 1 जो होता है लगभग 1 लाख, ठीक है, या 1 लाख से अधिक जनसंख्या होता है। टीयर 2 वैसे सिटी होते हैं जहां 50,000, ठीक है, 50,000 से 1 लाख तक जो जनसंख्या होता है। टीयर 3 जो होता है जहां 20,000 से लगभग 50,000 जनसंख्या होता है। ठीक है, इसी तरह रखा जाता है। और टीयर 1 में सिंपली कहा जाता है कि मोर हब्स फॉर बिजनेस, पॉलिटिक्स एंड कल्चर्स। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मेट्रोपॉलिटन सिटीज, ज्यादा से ज्यादा डेवलप्ड सिटीज। ठीक है, टीयर 2 में सिटी दैट आर आइडेंटिफाइड एज अ पार्ट ऑफ द स्मार्ट सिटी मिशन। ठीक है, और टीयर 3 में पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है रिसेंटली बीन सिग्निफिकेंट इन स्मॉल सिटीज। ठीक है, लगातार जो अभी वर्तमान समय में इन शहरों में जो है डेवलपमेंट देखा जा रहा है। टीयर 4 वो होता है दिस सिटी आर लोकेटेड इन रूरल एंड रिमोट एरियाज। ठीक है, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं या दूरस्थ इलाके हैं उन्हें टीयर 4 में रखा गया है। ठीक है, अब लोकप्रिय गंतव्य, ठीक है, जितने भी फेवरेट डेस्टिनेशन है स्टूडेंट्स का, इंडियन स्टूडेंट्स का, अब उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो हर साल लगभग 6 से 7 लाख भारतीय छात्र जो हैं वो विदेशों में पढ़ने जाते हैं, जिसमें उनका जो फेवरेट डेस्टिनेशन है जर्मनी और फ्रांस है, जहां इंजीनियरिंग और प्रबंधन के छात्रों के बीच लोकप्रिय गंतव्य के रूप में उभरा है। विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके जैसे अधिक महंगे गंतव्यों की तुलना में कम वार्षिक ट्यूशन फीस होता है और रहने की लागत भी कम होती है जर्मनी और फ्रांस में। इसी कारण जो है इंडियन स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा जर्मनी और फ्रांस जाते हैं, खासकर इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट करने के लिए, क्योंकि अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके ऐसे जो है ये सारे महंगे स्थान है। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई में खर्च होता है, रहन सहन में खर्च होता है। इसी के लिए जो है इंडियन स्टूडेंट जर्मनी और फ्रांस में जाते हैं। तो जर्मनी और फ्रांस में एक छात्र जो होते हैं रहने और पढ़ाई का जो लागत लगता है लगभग 20 लाख खर्च होता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएसए, यूके में लगभग 30 लाख रुपए खर्च होते हैं। तो वर्तमान में फ्रांस में लगभग 10,000 भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं। तो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अपनी हालिया भारतीय यात्रा में कहा था कि फ्रांस जो है वो सालाना 30,000 जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उसको फ्रांस का वीजा देगी, जो लगभग 3 गुना से भी अधिक है। ठीक है, अब इसके संबंधित देख लेते हैं जो भारतीय स्टूडेंट्स, जो इंडियन स्टूडेंट्स विदेशों में पढ़ाई करना चाहते हैं उसके लिए क्या क्या बाधाएं हैं। तो इस बीच उनके रहने की लागत और एक बड़ा आवास जो होता है वो संकट होता है। कनाडा में देखा जा रहा है कि लगातार जो है वहाँ जॉब्स जो है वो गिरते जा रहे हैं, नौकरियों की दर गिरती जा रही है, और अंतराल वर्षों के लिए नगण्य सहनशीलता के साथ, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में नस्लवादी अनेक प्रकार के मतभेद देखे जाते हैं, ऑस्ट्रेलियाई संरचना को एक नया रूप दे रहा है। तो कुछ डिग्री के लिए उच्च अंग्रेजी दक्षता ने इन देशों में छात्रों के साथ कम अनुकूलन पैदा किया है। ठीक है, इसी के लिए जो है वो भारतीय छात्रों का इन क्षेत्रों में रुझान कम हुआ है, चाहे कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो। ठीक है, तो लगभग 66.5% जो स्टूडेंट्स हैं वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षा ऋण लेना पसंद करते हैं। ठीक है, जो 66% लोग जो हैं, जो स्टूडेंट्स अब्रॉड में जाते हैं, वो लगभग लोन लेते हैं अपने शिक्षा के लिए। उनमें से लगभग 64% ने कहा कि वे गैर संपार्श्विक ऋण को प्राथमिकता देते हैं। तो लोकसभा में वित्त मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार पाया गया कि फाइनेंस ईयर 2022 में भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने लगभग 7500 मतलब कि 7,576.02 करोड़ मूल्य के ऋण वितरित किए हैं, जो देश में कुल शिक्षा ऋण का लगभग 90%। देख सकते हैं कि लगभग 90% जो है शिक्षा ऋण जो है इन्हीं अब्रॉड जाने वाले स्टूडेंट्स को प्राप्त हुए हैं। तो ये भी एक पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो विदेश में अध्ययन करने के इच्छुक जितने भी 34.4% अभ्यर्थी हैं वो लगभग 26 से 30 वर्ष की आयु के हैं, और उनके पास मास्टर डिग्री के लिए आवेदन करने से पहले ही लगभग 6 साल का कार्य अनुभव है। ठीक है, तो ये ध्यान दे सकते हैं कि लगभग 34%
इतने ज़्यादा अनुभवी लोग भी हैं जो विदेशों में अध्ययन करने के लिए जाते हैं और लगभग 55.6% जो हैं वो MBA करने के इच्छुक थे, जो प्रबंधकीय भूमिकाओं के लिए, ठीक है, मैनेजमेंट क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब पाने के लिए इस तरह का वो कोर्स करना चाहते हैं, खास के अब्रॉड में। जबकि दूसरे सबसे बड़े समूह 28.7% ने डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रमों सहित कंप्यूटर साइंस और IT में भी रुझान लिए हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये कुछ चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो MBA करने जाते हैं, उसके बाद जो हैं 28% लोग जो हैं वो डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस, IT के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन जो कि UPSC 2024 के PT के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो पहला स्टेटमेंट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश अकेले ही वकीलों और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एक कानूनी पेशेवर है जो सर्वोच्च न्यायालय में किसी पक्ष के लिए कार्य करने और पैरवी करने का हकदार है। तीसरा स्टेटमेंट है, भारत में वरिष्ठ अधिवक्ताओं को विज्ञापन देने, ग्राहकों से आग्रह करने या काम करने के लिए सीधे ग्राहकों से संपर्क करने की अनुमति होती है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका जो सही उत्तर है केवल 2 है, ठीक है। इसमें पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, क्योंकि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो अकेले ही वकीलों और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित करते हैं। और हाल ही में एक समिति के अनुसार, जिसमें DY चंद्रचूड़ ने अध्यक्षता की थी, उसमें लगभग 56 वकीलों को AOR, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया था, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट के बारे में जान लेते हैं कि भारत में वरिष्ठ अधिवक्ताओं को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हुए हैं, जिसमें एक अलग ड्रेस कोड, अदालत की सुनवाई में प्राथमिकता, अदालतों के एक निर्दिष्ट क्षेत्र में बैठने का भी अधिकार शामिल है। हालांकि उन्हें विज्ञापन देने, ग्राहकों से आग्रह करने या काम करने के लिए सीधे ग्राहकों से संपर्क करने की अनुमति नहीं है, ठीक है। इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो होता है वो एक कानूनी पेशेवर है जो सर्वोच्च न्यायालय में किसी पक्ष के लिए कार्य करने और पैरवी करने का हकदार रखते हैं, ठीक है। ये दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है, राज्य सरकार मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र की वृद्धि और विकास और अपने संबंधित राज्यों के लिए संभावित योजनाएं विकसित करने के लिए जिम्मेदार है। सही बात है। और दूसरा स्टेटमेंट है, कृषि राज्य का विषय है। तो कृषि जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है, और स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट जो होता है वो किस शेड्यूल में आता है, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। तो इसका दोनों उत्तर सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही है, और कथन 2 जो है वो एक की सही व्याख्या भी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हिम तेंदुआ के बारे में। तो हिम तेंदुआ की आबादी का अनुमान लगाने वाले भारत के पहले व्यापक सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है, सर्वेक्षण केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। ये जो सर्वेक्षण आयोजित किया गया वो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, ठीक है, उसी को कहा जाता है MOEFCC। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है, हिम तेंदुआ की सबसे अधिक संख्या जो है वो हिमाचल प्रदेश में आकी गई है। और तीसरा स्टेटमेंट है, हिम तेंदुआ को IUCN की रेड लिस्ट में असुरक्षित घोषित किया गया है, ठीक है, उसी के अनुरूप वर्गीकृत किया गया है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है और तीसरा सही है, इसलिए 2 स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, ठीक है। ये जो सर्वेक्षण किया गया है वो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया है। और सबसे ज्यादा जो तेंदुआ है अभी वर्तमान समय में, जो टोटल जनसंख्या है हिम तेंदुआ का, वो है लगभग 718 भारत में, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा लद्दाख में है 477, उसके बाद उत्तराखंड में है 124 और उसके बाद ही हिमाचल प्रदेश में 51 है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और हिम तेंदुआ को IUCN के रेड लिस्ट में असुरक्षित ही घोषित किया गया, ये भी सही हो जाएगा, इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही। अब तीसरा क्वेश्चन है, वॉट्स, जो लगातार देखा गया स्पैम या फिर फेक कॉल्स किए जा रहे हैं, इसमें बॉट्स की बहुत बड़ी भूमिका रही है मोबाइल को टेम्पर करने के लिए। तो बॉट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला जो स्टेटमेंट है, बॉट एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसे इंटरनेट पर कुछ कार्य करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, बॉट अक्सर मानव उपयोगकर्ता के व्यवहार की नकल करते हैं या उसे बदल देते हैं। तीसरा जो स्टेटमेंट है, बॉट जो दुर्भाग्यपूर्ण भी हो सकते हैं, जो उपयोगकर्ता के
खातों में चेंज लगा सकते हैं, ठीक है, पैसे भी निकाला जा सकता है, या फिर स्पैम मैसेज भेजने के लिए, संपर्क जारी करने के लिए वेब को स्कैन कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं। वॉट एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसे कुछ कार्यों को करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। वॉट स्वचालित होता है, जिसका अर्थ है वे मानव उपयोगकर्ताओं को हर बार उनके मैनुअल रूप से शुरू करने की आवश्यकता के बिना उसके निर्देशों के अनुसार चलते हैं। वॉट्स जो होता है वो अक्सर मानव उपयोगकर्ताओं के व्यवहार की नकल करता है या उसे बदल देता है। तो आमतौर पर वे दोहराए जाने वाले कार्य करते हैं और वे उन्हें मानव उपयोगकर्ताओं की तुलना में बहुत तेजी से करते हैं, ठीक है। बॉट आमतौर पर एक नेटवर्क पर काम करता है और आधे से अधिक इंटरनेट ट्रैफिक में बॉट सामग्री को स्कैन कर रहा है जो वेब पेजेज के साथ साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उपयोगकर्ताओं के साथ चैट भी कर रहे हैं और यहाँ हमले के लक्ष्य की भी तलाश कर रहे हैं। तो इसी में स्पैम भेजे जाने वाले, संपर्क किए जाते हैं, मैसेज भेजे जाते हैं, ठीक है, वेब को स्कैन करने या फिर अन्य दुर्भावनापूर्ण गतिविधियां करने के लिए भी प्रोग्राम किया जा सकता है बॉट को। यदि यह इंटरनेट से जुड़ा है तो बॉट के पास एक संबद्ध आईपी पता होता है, आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। तो बॉट क्या क्या हो सकता है? तो चैटबॉट, ऐसे बॉट जो क्रमादेशित प्रतिक्रियाओं के साथ कुछ वाक्यांशों पर प्रतिक्रिया देकर मानव वार्तालाप का अनुसरण करते हैं, ठीक है। तो चैटबॉट हो सकता है, वेब क्रॉलर होता है, सोशल बॉट होता है, उसके बाद दुर्भावनापूर्ण बॉट होता है। तो इतने तरह के बॉट होते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा जाता है निम्नलिखित में से किस देश की सीमा जो है, या लगातार जो है अभी देखा गया है कि हौतीज के द्वारा जो है वहां पे हमले किए जा रहे थे। तो सबसे ज्यादा जो है साउथ एशिया से व्यापार का सबसे व्यस्तम रूट है, ठीक है, जो रेड सी है वो व्यस्तम रूट है। तो इसी के लिए ये इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाता है और हमेशा से यूपीएससी का ये फेवरेट लोकेशन भी रहा है, ठीक है। लगातार जो है मेडिटेरियन सी और रेड सी से सवाल आते रहते हैं, ठीक है। तो इसी के लिए ये सवाल जो है मेनली लाल सी के आसपास में कौन कौन से देश हैं, ठीक है, जिसकी सीमा जो है वो लाल सागर से लगती है। तो जिबूती सही हो जाएगा, ईरान, इरिट्रिया, ओमान, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो यहाँ पे जिबूती हो जाएगा और इरिट्रिया, सिर्फ और सिर्फ एक और तीन स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ईरान नहीं होगा और ओमान भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा जो सही हो जाएगा, ठीक है। रेड सी से समय जितने भी जिनकी सीमा लगती है रेड सी में, तो सऊदी अरब, यमन, मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती, ये 6 देश जो हैं उनकी सीमा जो है वो रेड सी के साथ लगती है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको फिगर में भी देख सकते हैं, ये जो है रेड सी है, ठीक है। तो इजिप्ट हो गया, सूडान हो गया, इरिट्रिया हो गया, जिबूती हो गया, ठीक है, सऊदी अरब हो गया और यमन हो गया। क्लियर हो गया? यही 6 देश जो हैं वो रेड सी के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हम लोग एमएसपी और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस किए। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।